चलिए आ जाइए। बढ़िया है। आइए तो आज करंट का जो है चौथा क्लास है। इससे पहले करंट का 3 क्लास हो चुका है, जिसमें लगभग 300 क्वेश्चन करवा दिए हैं। टोटल 1000 प्लस क्वेश्चन करवाना है। तो जैसे 300 क्वेश्चन हो गया है, बचा हुआ 750 क्वेश्चन भी हो जाएगा। थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है, ठीक है ना। तो आज के सेशन की शुरुआत जो है 2 3 4 5 बात से कर रहे हैं। मतलब वो करंट के ही बात से कर रहे हैं। ये कौन है जानते हैं? कौन है? बी आर गवई है। अच्छा, देखिए बाबू, भारत में एक सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट 1950 में अस्तित्व में आया है। और जब सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आया था तो उस समय सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। हाल में सुप्रीम कोर्ट के 52वें मुख्य न्यायाधीश, 52 सुप्रीम कोर्ट के 52वें मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई बने हैं। बी आर गवई बने हैं। और अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सुकुमार सेन भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त था। सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया। सुकुमार सेन प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो कौन है? ज्ञानेश कुमार। तो सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया और 52वें है बी आर गवई। और मुख्य चुनाव आयुक्त की अगर बात की जाए तो भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन और वर्तमान में है ज्ञानेश कुमार, जो कि 26वें है। इसके अलावे अगर देखा जाए तो कुछ और, जैसे आपको कुछ चीज याद रखना है। जैसे आपको अगर देखा जाए तो वर्तमान में भारत का कैग कौन है? वर्तमान में भारत का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? इसके बाद वर्तमान में अगर देखा जाए तो यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? इसके बाद तो इसी प्रकार से जो है कुछ नियुक्ति को हम लोग देखते हैं यहां पर। और इसके बाद फिर तो हम आगे बढ़ेंगे ही। तो वर्तमान में जो भारत के कैग हैं, कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी हिंदी में अगर कहे तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। वर्तमान में भारत के जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं, यानी जो कैग हैं, उनका नाम है संजय मूर्ति। और जो कैग होते हैं, कैग भारत के सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षक होता है। कैग की नियुक्ति अनुच्छेद 148 के तहत भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और कैग अपना रिपोर्ट
अनुच्छेद 151 के तहत राष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति उसे संसद के पटल पर रखवाता है। संसद उसकी जांच लोक लेखा समिति से करवाता है और लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। और जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, आपको वर्तमान में अगर देखा जाए तो भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है आर वेंकट रमनी। आर वेंकट रमनी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी महान्यायवादी। और जो महान्यायवादी होता है यह भारत सरकार का वकील होता है, भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होता है, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है और इसकी नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और वर्तमान में आर वेंकट रमनी जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, यानी भारत के महान्यायवादी हैं। वहीं अगर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की अगर हम बात करें तो इसे मेरिट पद्धति का प्रहरी कहा जाता है। यह एक संवैधानिक संगठन है और इस संगठन के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो है आपको अजय कुमार। कौन है? अजय कुमार। अजय कुमार, अजय कुमार। इसके बाद बाबू आपको 23वां विधि आयोग, 23वां विधि आयोग। जानते हैं जो विधि आयोग है, विधि आयोग की अगर आप बात करेंगे तो विधि आयोग का काम क्या होता है पता है? विधि आयोग का काम होता है सुशासन कायम करना। सुशासन कायम करना विधि आयोग का काम होता है। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष थे ऋतुराज अवस्थी और जबकि 23वें के कौन बने? दिनेश माहेश्वरी। दिनेश माहेश्वरी, दिनेश माहेश्वरी, दिनेश माहेश्वरी। फिर आपको इसके बाद अगर देखा जाए तो विधि आयोग के बाद जो है राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग, जहां तक राष्ट्रीय महिला आयोग का सवाल है, इस आयोग की प्रथम अध्यक्ष हुआ करती थी जयंती पटनायक, जबकि वर्तमान में अगर देखा जाए तो विजय रहाटकर। विजय रहाटकर। और फिर इनसे पहले जो है रेखा शर्मा हुआ करती थी। इनसे पहले रेखा शर्मा और अब विजय रहाटकर बनी है। राष्ट्रीय महिला आयोग के बाद अगर देखा जाए तो आपको एक है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित अधिकरण। राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी, राष्ट्रीय हरित अधिकरण। यह एक पर्यावरणीय मुद्दा को सुलझाने वाला संगठन है और प्रदूषण पर अंकुश लगाने वाला संगठन है यह। और एनजीटी के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं प्रकाश श्रीवास्तव। प्रकाश श्रीवास्तव, प्रकाश श्रीवास्तव। इसके बाद बाबू आपको है एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इसके बाद एक है बाबू आपको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। और अगर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की हम लोग बात करें तो जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? वर्तमान में वी सुब्रमण्यम। वर्तमान में वी सुब्रमण्यम वर्तमान में जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं वी सुब्रमण्यम। फिर इसके बाद 16वें वित्त आयोग का गठन हो चुका है
तो जो 16वां वित्त आयोग है, 16वां वित्त आयोग का अगर बात किया जाए तो जो 16वां वित्त आयोग है, 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष है आपको अरविंद पनगढ़िया, अरविंद पनगढ़िया, अरविंद पनगढ़िया, अरविंद पनगढ़िया। तो ये सब तमाम महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं, राष्ट्रीय नियुक्तियां हैं, और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं जिसकी चर्चा आगे हम आपके साथ करेंगे। फिर अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति की भी चर्चा हम आपके साथ करेंगे, क्योंकि जहां तक नियुक्ति का सवाल है यहां से लगभग हर परीक्षा में प्रश्न आता है। तो इसी वजह से मन में हुआ कि 2 4 5 महत्वपूर्ण नियुक्ति की चर्चा जो है हम आपके साथ कर ले। तो हम आपके साथ 2 4 5 महत्वपूर्ण नियुक्ति की चर्चा कर लिए हैं। फिर आगे भी हम आपके साथ जो है कुछ अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति की चर्चा आपके साथ करेंगे। तो आइए आप एक बार इसको, इतना जितना अभी 2 4 5 को बताए हैं, इतना जो है आप एक बार देख लीजिए, और इसके बाद फिर तो आगे है ये है। वर्तमान में भारत के क्या कौन है, क्या कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी भारत के महान्यायवादी कौन है? यूपीएससी के अध्यक्ष, यूपीएससी के अध्यक्ष, 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष, 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, एनजीटी के अध्यक्ष, एनजीटी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, 16वां वित्त आयोग का अध्यक्ष। और देखिए पिछले 2 दिन में 3 दिन में जो भी करंट करवाए हैं उसमें जनवरी फरवरी का मूल तौर पर हम आपको करंट करवाए हैं। और एक बात आप जानिए कि जनवरी में एक और भी बहुत महत्वपूर्ण घटना घटित हुई है, और जनवरी में जो एक और भी बहुत महत्वपूर्ण घटना घटित हुई है वह यह है कि उत्तराखंड में कुछ हुआ है। 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड में यूसीसी कानून, यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून लागू हुआ है, और आजाद भारत में यूसीसी कानून लागू करने वाला प्रथम राज्य बना है उत्तराखंड, प्रथम राज्य बना है उत्तराखंड। और वर्तमान में 2 ऐसे भारतीय राज्य है जहां पर यूसीसी कानून लागू है, एक है गोवा और दूसरा है उत्तराखंड। लेकिन गोवा में यूसीसी कानून आजादी से पहले से लागू था। गोवा में यूसीसी कानून अगर देखा जाए, यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर देखा जाए तो पहले से लागू था गोवा में यूसीसी कानून। तो इसी वजह से आजाद भारत में यूसीसी कानून, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता लागू करने वाला प्रथम राज्य बना है उत्तराखंड। और उत्तराखंड में यह लागू हुआ है 27 जनवरी 2025, 27 जनवरी 2025। और जहां तक यूसीसी कानून की चर्चा है, इसकी चर्चा अनुच्छेद 44 में है, अनुच्छेद 44 में इसकी चर्चा है, अनुच्छेद 44 में इसकी चर्चा है। और बाबू आपको अगर एक लाइन में यूसीसी कानून को हम लोग डिफाइन करें तो आज भारत में अनेकों धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी। हर समुदाय में, हर धर्म में विवाह की अलग पद्धति है, तलाक की अलग पद्धति है, संपत्ति के बंटवारे की अलग पद्धति है। तो हर धर्म में विवाह, तलाक, संपत्ति के बंटवारे की जो अलग पद्धति है, उन तमाम पद्धतियों को समाप्त कर भारत के सभी नागरिकों के लिए एक जैसा विवाह का कानून, एक जैसा तलाक का कानून, एक जैसा संपत्ति के अधिकार के वितरण का कानून अगर लाया जाता है तो इसी को जो है यूसीसी कानून कहा जाएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा जाएगा, समान नागरिक संहिता कहा जाएगा। और यूसीसी की अगर हम लोग बात करें तो यह एक प्रकार का राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 44 में है। तो ये बात भी आप निश्चित तौर पर याद रखिएगा। अगर आप सब्जेक्टिव लीजिएगा तो उसमें स्पष्ट तौर पर इस बात का जो है आपको चर्चा किया हुआ है। तो अब आ जाइए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सब बात भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन के ऊपर आइए बाबू। अब हर खेत स्वस्थ खेत अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? हर खेत
स्वस्थ खेत अभियान की अगर हम लोग बात करें तो इस अभियान की शुरुआत जो है आपको की गई है हरियाणा के द्वारा, हरियाणा के द्वारा। और इस अभियान की अगर बाबू हम लोग बात करें तो इस अभियान के अंतर्गत हरियाणा के खेतों में जो मृदा है वह मृदा स्वस्थ है या स्वस्थ नहीं है, इसको लेकर जांच किया जाना है और किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड अवेलेबल करवाया जाना है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड अवेलेबल करवाया जाना है। जैसे आप स्वस्थ रहते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है, और अगर आप स्वस्थ नहीं होते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं होती है। तो पढ़ाई लिखाई के साथ साथ जो है स्वस्थ रहना भी बाबू आपके लिए जरूरी है। स्वस्थ तन मन से ही आप स्वस्थ काम कर सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं। हरियाणा आगे उत्तराखंड में संपन्न 38वें राष्ट्रीय खेल में शीर्ष पर रहा, शीर्ष पर रहा। यानी उत्तराखंड में जो 38वां राष्ट्रीय खेल हुआ है, उत्तराखंड के 38वां राष्ट्रीय खेल में जो है कौन सा टीम पदक तालिका में, कौन सा टीम पदक तालिका में जो है आपको पहला स्थान पे रहा है, तो इसमें जो है हम आपको बता दें कि सेना की टीम जो है पदक तालिका में प्रथम स्थान पर रहा है। और सेना का टीम जो पदक तालिका में प्रथम स्थान पर रहा है सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड की अगर हम लोग बात करें तो यही जो है आपको सेना की टीम थी और यही जो है आपको प्रथम स्थान पे रही है। इसका उत्तर जो है आपको ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। समझ गए? टिक मार लिए, मार लिए टिक। इसमें जो है कुछ बताना चाहते हैं हम आपको। बता रहे हैं परेशान नहीं होना है, परेशान हो जाइएगा तो दिक्कत है और भारी दिक्कत है, समझे? हाँ, इसमें जो है हम आपको ये बात बतलाना चाह रहे थे कि जो 38वां राष्ट्रीय खेल है, 38वां राष्ट्रीय खेल में पदक तालिका में तो प्रथम स्थान जो है सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड का रहा है, सेना की टीम है यह। और यह जो 38वां राष्ट्रीय खेल है इसका अगर देखा जाए तो इसका जो आदर्श वाक्य है, इसका आदर्श वाक्य रहा है संकल्प से शिखर तक, संकल्प से शिखर तक, संकल्प से शिखर तक इसका आदर्श वाक्य रहा है। वही अगर इसके शुभंकर की बात की जाए तो इसका शुभंकर जो है मोली पक्षी रहा है, मोली पक्षी, मोली पक्षी रहा है। और फिर इसका अगर मसाल देखा जाए तो इसका मसाल जो है तेजस्विनी, इसका मसाल जो है आपको तेजस्विनी, तेजस्विनी रहा है। और इसके बाद अगर देखा जाए तो शीर्ष पर जो आपको सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड यानी सेना की टीम रही है, इसने टोटल 68 स्वर्ण पदक जीता है, 68 स्वर्ण पदक जीता है। और फिर इसके बाद जो है 26 रजत पदक जीता है। और फिर इसके बाद जो है आपको 27 कांस्य पदक जीता है, 27 कांस्य पदक जीता है। वहीं दूसरा स्थान पर अगर देखा जाए पदक तालिका में महाराष्ट्र रहा है, और तीसरा स्थान पर अगर देखा जाए तो तीसरा स्थान पर जो है आपको हरियाणा रहा है। तीसरा स्थान पर कौन रहा है? हरियाणा। तो ये सब बात भी जो है आपको याद रखना है। अब आगे आ जाइए। स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में शीर्ष पर रहा है। देखिए बाबू ध्यान दीजिएगा, स्थानीय शासन
प्रदर्शन सूचकांक। तो इसमें एक है स्थानीय शासन, एक है प्रदर्शन सूचकांक। स्थानीय शासन या स्थानीय स्वशासन की अगर बात की जाए तो यह जो है आपको राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है यह। और यह राज्य सूची का विषय है, यह दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि स्थानीय स्वशासन किस सूची का विषय है, तो राज्य सूची का विषय है, आप इसको याद रखिएगा। और यह जो सूचकांक है, इस सूचकांक की अगर बात की जाए तो यह सूचकांक पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। और इस सूचकांक में अगर देखा जाए तो शीर्ष पर रहा है कर्नाटक। कौन रहा है? कर्नाटक रहा है। कौन सा देश दक्षिणी चीन सागर में अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा? दक्षिणी चीन सागर है तो स्वाभाविक सी बात है चीन ही बनाएगा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चीन। ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार यानी बाफ्टा ब्रिटेन के फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है और बाफ्टा को ब्रिटेन का ऑस्कर भी कहा जाता है। और बाफ्टा पुरस्कार 2025 के अंतर्गत अगर देखा जाए तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है कॉन्क्लेव को। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है कॉन्क्लेव को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। वही अगर एड्रियन ब्रॉडी की अगर हम लोग बात करें तो बाफ्टा 2025 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है द ब्रूटलिस्ट मूवी में अभिनय करने के लिए। वहीं मिकी मेडिसन को जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है और मिकी मेडिसन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जो है आपको एनोरा मूवी में अभिनय करने के लिए। देखिए बाफ्टा में भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रियन ब्रॉडी और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिकी मेडिसन। और ऑस्कर की अगर हम लोग बात करें तो ऑस्कर में भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रियन ब्रॉडी और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है आपको मिकी मेडिसन। लेकिन ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड एनोरा को मिला है और बाफ्टा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड कॉन्क्लेव को मिला है। यह बेसिक अंतर है। ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड एनोरा को मिला है और बाफ्टा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड कॉन्क्लेव को मिला है। तो इस बेसिक अंतर को भी आप याद रखिएगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बिहटा में एयरपोर्ट बनाने के लिए किस देश की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है? रूस को दिया है कॉन्ट्रैक्ट, रूस को दिया है और 459 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, 459 करोड़। ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान किन्हें दिया गया है? ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान जो है नारायण मूर्ति को दिया गया है, जो कि इन्फोसिस के संस्थापक हैं, इन्फोसिस के संस्थापक रहे हैं। भारत के पहले वर्टिकल बाइफेशियल सोलर संयंत्र का उद्घाटन कहां किया गया है? बोलिए। नई दिल्ली में। हाँ, नई दिल्ली में हुआ है। नई दिल्ली में हुआ है। आगे आइएगा बाबू, आगे हम लोग देखते हैं। नई दिल्ली। नेक्स्ट, किसे बीसीसी ने गलत है या सही? गलत है ना, बीसीसीआई होगा, बीसीसीआई होगा। किसे बीसीसीआई ने 2024 भारतीय स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर में नामित किया है? मनु भाकर, मनु भाकर। एगो है जानते हैं बीबीसी, बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया? अबनी लेखरा, अबनी लेखरा, अबनी लेखरा। इसका आंसर मनु भाकर होगा।
संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए किस राज्य ने गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना शुरू की है? गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना जो है उत्तराखंड ने शुरू किया है। उत्तराखंड, देखिए संस्कृत जो है अभी भी हिमाचल प्रदेश में उत्तराखंड में थोड़ा बहुत जो है आपको बोला जाता है, जबकि संस्कृत का जहां तक सवाल है, संस्कृत देवत्व भाषा है। संस्कृत को देवता की भाषा कहा जाता है, लेकिन संस्कृत जो है अब विलुप्त ही हो गया है। और संस्कृत भाषा में बोलने वाले लोग जो है अब अल्पसंख्यक वर्ग की श्रेणी में आएंगे, क्योंकि भारत में अल्पसंख्यक होने का मूलतः दो आधार है, एक धर्म और दूसरा भाषा। एक धर्म और दूसरा भाषा। किस राज्य की पहली विधानसभा ने अनुवाद, किस राज्य की पहली विधानसभा है जो अनुवाद की सुविधा से लेस होगी? मतलब जो है वहां पर आप भाषण जो है अंग्रेजी में दीजिए तो उसका अनुवाद जो है हिंदी में हो जाएगा, फिर अवधी में हो जाएगा, फिर भोजपुरी में हो जाएगा, फिर ब्रज भाषा में हो जाएगा। समझ गए? तो इस प्रकार की व्यवस्था वाला पहला राज्य का विधानसभा बना है उत्तर प्रदेश। कौन बना है? उत्तर प्रदेश। एपिडा ने किस देश को पहली बार भारतीय अनार के समुद्री खेप भेजी है? ऑस्ट्रेलिया को भेजा है। ऑस्ट्रेलिया। किस राज्य ने 2025-26 के बजट में अपने राज्य में 150 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा की? राजस्थान ने। राजस्थान ने। भारत सरकार ने लिथियम की खोज और इस क्षेत्र में निवेश के लिए किस देश से समझौता किया है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के साथ समझौता किया है। केंद्रीय बजट 2025-26 का थीम क्या है? केंद्रीय बजट 2025-26 का थीम अगर देखा जाए तो सबका विकास रहा है। सबका विकास, सबका विकास। केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास के इंजन है। कल के सेशन में हम आपको बताए थे, केंद्रीय बजट 2025-26 में निर्मला सीतारमण ने विकास का 4 इंजन बतलाई है। कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास के ईंधन है। क्या है? समावेशी विकसित भारत, हमारे सुधार, एमएसएमई। एमएसएमई, एमएसएमई। आगे केंद्रीय बजट 2025-26 में कितने आय तक के स्लैब में कराधान 0% तक किया गया है? 0 से 4 लाख। और टोटल 7 गो स्लैब में बनाया गया है हो। अब जो है टोटल अगर देखा जाए तो टोटल जो है आपको 7 गो स्लैब बना दिया गया है। और जो टोटल 7 गो स्लैब बनाया गया है उसमें एक तो 0 से 4 यानी 0%, फिर 4 से 8 लाख 5%, और फिर जो है 8 से 12 लाख जो है आपको 10%। 8 से 12 लाख 10%। 3 स्लैब ये हो गया। और इसके बाद चौथा स्लैब है 12 से 16 लाख। 12 से 16 लाख पर 15%, और इसके बाद 16 से 20 लाख। 16 से 20 लाख पर 20%, और फिर इसके बाद जो है 20 से 24 लाख पर 25%। 20 से 24 लाख पर जो है आपको 25%, और फिर जो है आपको 24 लाख से अधिक पर 30%। 24 लाख से अधिक पर 30%। यानी अगर आपका इनकम 24 लाख से अधिक होता है तो फिर आपको जो है 30% तक टैक्स देना पड़ सकता है। तो यहां पर आपको लग रहा है कि 0 से 4 लाख अगर इनकम होता है तो 0% टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन जो है आपको कई प्रकार का कटौती किया गया है। और जो कई प्रकार का कटौती किया गया है उस कटौती के आधार पर अगर देखा जाए तो अगर आप 12 लाख रुपया तक भी कमाते हैं तो आपको 0% टैक्स लगेगा। ठीक है, स्लैब ये है। 0 से 4 लाख रुपया कमाते हैं तो कुछ भी टैक्स नहीं लगेगा पर ईयर। 4 से 8 लाख कमाते हैं तो 5% लगेगा। 8 से 12 लाख कमाते हैं 10% लगेगा। 12 से 16 लाख वार्षिक कमाते हैं 15% लगेगा। 16 से 20 लाख वार्षिक कमाते हैं 20% लगेगा। 20 से 24 लाख वार्षिक कमाते हैं 25% लगेगा। 24 लाख प्लस कमाते हैं 30% लगेगा। लेकिन जो कटौती की गई है उस आधार पर जो है 12 लाख रुपया तक अगर आपका वार्षिक या सालाना इनकम है तो आपको टैक्स नहीं लगेगा। केंद्रीय बजट
2025-26 में राजस्व घाटा कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? 1.5%। 1.5% राजस्व घाटा रहने का अनुमान लगाया गया है। इसके बाद अगर देखा जाए तो आपको प्रभावी राजस्व घाटा, ये सब याद रखिएगा, प्रभावी राजस्व घाटा ये सब हम आपको समझाएंगे ना। जो अगर बिहार दरोगा बैच किए होंगे तो बिट्टू सर आपको ये सब बात समझाए होंगे। राजस्व घाटा क्या है, प्रभावी राजस्व घाटा क्या है, एकदम समझाए होंगे, 100% समझाए होंगे। प्रभावी राजस्व घाटा जो है 0.3%। याद रखिएगा ये सब। और स्पेशली बिहार पुलिस के एग्जाम में बजट से प्रश्न पिछले साल आया है, उससे पहले नहीं आता था। ठीक है, पिछले साल आया है 21,391 पोस्ट वाला वैकेंसी में, उससे पहले कभी नहीं आया था बिहार पुलिस में बजट से प्रश्न। केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो राजकोषीय घाटा जो है आपको 4.4% रहने का अनुमान है। 4.4% रहने का अनुमान है। वहीं अगर प्राथमिक घाटा की बात की जाए तो प्राथमिक घाटा जो है 0.8% रहने का अनुमान है। प्राथमिक घाटा 0.8% रहने का अनुमान है। केंद्रीय बजट में रक्षा पर कितना व्यय करने का प्रावधान किया गया है? केंद्रीय बजट में रक्षा व्यय पर जो है 491,732 करोड़, 491,732 करोड़। लाओकोआ वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है जहां एक सिंग वाला गेंडा 40 साल बाद देखा गया है? असम। कहां है? असम में है, असम में है। इसके बाद आगे है बाबू आपको जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में शीर्ष पर है। देखिए जो जलवायु जोखिम सूचकांक है, अगर इस सूचकांक की अगर हम लोग बात करें तो यह सूचकांक जो है जर्मन वाच नामक संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। और इस सूचकांक में पहला स्थान पर डोमिनिका है, दूसरा स्थान पर चीन है, तीसरा स्थान पर होंडुरस है और छठा स्थान पर भारत है। तो प्रथम स्थान पर पूछा जा रहा है डोमिनिका। चिपको आंदोलन से संबंधित किस व्यक्तित्व का निधन फरवरी 2025 में हो गया है? देखिए सुनिए, अब यहां पर सुनिए सुनिए सुनिए। जानते हैं चिपको आंदोलन, एपिको आंदोलन, एपिको आंदोलन, बिश्नोई आंदोलन, बिश्नोई आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, जानते हैं ई सब। इसके बाद एक और भूदान आंदोलन और ग्रामदान आंदोलन। भूदान आंदोलन और ग्रामदान आंदोलन। ठीक है, ये सब आंदोलन जो है याद रखना है किसका संबंध कौन चीज से है। यहां से एकदम प्रश्न आता है, चाहे वो दरोगा हो, सिपाही हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, कोई भी हो एग्जाम हो, यहां से प्रश्न हमेशा आता है। देखिए बाबू, चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के चमोली जिला में हुआ था। उत्तराखंड के चमोली जिला में, उत्तराखंड के चमोली जिला में हुआ था 1970 के दशक में, या 1973 आप कह सकते हैं, 1973 में। और इस आंदोलन की शुरुआत किनके द्वारा किया गया था? सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी भट्ट, चंडी कुमार भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा, उनके द्वारा चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के चमोली जिला से किया गया। सुंदरलाल बहुगुणा। अब देखिएगा बाबू आप कि चिपको आंदोलन पर्यावरण से संबंधित है। इस आंदोलन के जरिए वनों की कटाई के ऊपर रोक लगाने का प्रयास किया गया। इस आंदोलन से जुड़े जो लोग होते थे वो वृक्ष में जाकर चिपक जाते थे, वृक्ष में जाकर चिपक जाते थे। अगर किसी वृक्ष को काटने का काम किया जाता था तो वो वृक्ष में जाकर चिपक जाते थे और वृक्ष को नहीं काटने देते थे। यही चिपको आंदोलन है।
और जिस प्रकार उत्तर भारत में वनों की कटाई पर रोक लगाने के लिए चिपको आंदोलन हुआ है, उसी प्रकार से दक्षिण भारत में कर्नाटक के क्षेत्र में वनों की कटाई पर रोक लगाने के लिए एपिको आंदोलन हुआ है। एपिको आंदोलन हुआ है, तो एपिको आंदोलन की अगर हम बात करें तो यह कर्नाटक में हुआ है। कर्नाटक, विशेष तौर पर कर्नाटक में, और वनों की कटाई से ही संबंधित है। फिर आपको बिश्नोई आंदोलन है। बिश्नोई आंदोलन की अगर बात की जाए तो यह आंदोलन राजस्थान में चलाया गया है। राजस्थान में अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में जो बिश्नोई आंदोलन है, बिश्नोई आंदोलन राजस्थान में अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में चलाया गया है, और इसका संबंध भी पर्यावरण से ही है। हुआ क्या था जानते हैं? राजा का महल बनाने के लिए वृक्ष की कटाई की जानी थी। तो राजा का महल बनाने के लिए जो वृक्ष की कटाई की जानी थी, उसका विरोध अमृता देवी बिश्नोई ने की। वही आंदोलन जो है बिश्नोई आंदोलन के नाम से जाना गया। तो कहीं ना कहीं बिश्नोई आंदोलन का भी संबंध अगर देखा जाए तो पर्यावरण से ही है। फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा नदी पर बांध की ऊंचाई बढ़ाने के विरुद्ध तथा नर्मदा नदी पर जो और भी कई सारे बांध बनाए जा रहे थे, उसको लेकर नर्मदा नदी को काफी क्षति हो रहा था, जिस कारण मेघा पाटेकर के नेतृत्व में 1980 के दशक में, मेघा पाटेकर के नेतृत्व में 1980 के दशक में नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था। और फिर आपको भूदान और ग्रामदान आंदोलन है। एक गांधीवादी नेता हुआ करते थे महात्मा गांधी। जब 1940 में महात्मा गांधी जब 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन किए थे, तो पहला सत्याग्रही विनोबा भावे को बनाए थे, दूसरा सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू को, और तीसरा सत्याग्रही ब्रह्मदत्त को बनाए थे। तो गांधीवादी नेता थे विनोबा भावे। विनोबा भावे गांधीवादी नेता थे। गांधी जी तो संविधान निर्माण के क्रम में ही मारे गए थे। उनको मार दिया गया था 30 जनवरी 1948 को। लेकिन बाबू, आपको गांधी जी के विचारों को आगे बढ़ाने का काम उनके विचारधारा से ओतप्रोत नेताओं ने किया, उसमें विनोबा भावे ने किया। आजादी के बाद ऐसा आपको देखने को मिला है, कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत बड़े जमींदार हैं, जिसके पास 1000 एकड़ भूमि है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बेघर हैं। तो अरे सीधी सी बात है, जो अंग्रेजों की चाटुकारिता करता होगा अंग्रेज उसको जमीन दिया, जो अंग्रेजों की चाटुकारिता नहीं करता होगा अंग्रेज उसको जमीन नहीं दिया। तो भूदान और ग्रामदान आंदोलन का जो कंसेप्ट था वह यह था कि जिसके पास ज्यादा भूमि है उससे लेकर उस व्यक्ति को दे देना है जिसके पास भूमि नहीं है। भूदान और ग्रामदान आंदोलन का यही कंसेप्ट था। और यह जो भूदान और ग्रामदान आंदोलन है, यह आंदोलन जो है आपको चलाया गया है विनोबा भावे के द्वारा। विनोबा भावे के द्वारा जो है यह आंदोलन आपको चलाया गया है। तो इसको जो है आप याद रखिएगा। इसमें अगर आप देखेंगे कि चिपको आंदोलन से संबंधित किस व्यक्तित्व का निधन हो गया है, तो चिपको आंदोलन से संबंधित जो है ऑप्शन में बिमला बहुगुणा है ना, उसी का निधन हुआ है, बिमला बहुगुणा। प्रोजेक्ट वाटर वर्थ को किसने लॉन्च किया है? मेटा ने। मेटा कंपनी है एक। किस संस्था ने विज्ञान में अधिक महिलाओं वाली दुनिया की कल्पना करे अभियान शुरू किया है? देखिए, महिलाओं को भी विज्ञान में आगे बढ़ाने के उद्देश्य से इस अभियान की शुरुआत जो है यूनेस्को के द्वारा किया गया। यूनेस्को के द्वारा किया गया है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है। और यूनेस्को का मुख्यालय कहां है? तो यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में।
फिर आपको यूनिसेफ, यूनिसेफ का मुख्यालय कहां है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में। इसमें बड़ी कंफ्यूजन होता है बच्चा को, और इसी वजह से बोर्ड इसको बार बार पूछता है। देखिए एक बात सीधी है, सीधी बात, नो बकवास। जहां पर आपको कंफ्यूजन होता है, जहां जहां आपको कंफ्यूजन होता है, बोर्ड वहीं से प्रश्न पूछता है। समझ गए? तो जो कंफ्यूजन वाला मसला हो ना, उसको अच्छे से सुलझा लिया कीजिए मेरे ख्याल से। WHO का मुख्यालय जेनेवा में है। फिर विश्व बैंक है, विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी में है। देश का पहला बायोपेक फजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में प्रारंभ हुआ है। यह किस राज्य में है? यह पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन आयुष मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। और इसका उद्देश्य क्या है जानते हैं? एक तो इस पुरस्कार में 25 लाख रुपया दिया जाएगा। इसका उद्देश्य है योग के प्रति लोगों में एक प्रकार से जागरूकता फैलाना, और करे योग रहे निरोग। फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स की ग्लोबल रैंकिंग 2024 में शीर्ष पर रहा है सैमसंग। फरवरी 2025 में किस राज्य ने गुटखा और पान मसाला पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है? गुटखा और पान मसाला पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने वाला राज्य बना है झारखंड। झारखंड जानते हैं क्या इसका क्या मतलब है? झारखंड में गुटखा नहीं मिलता होगा? एकदम मिलता होगा। कानून तो बहुत कुछ है। कानून में तो 1961-62 से है दहेज प्रथा प्रतिबंधित है। दहेज नहीं लेते हैं? एकदम लेते हैं। बिहार में 2016 ये से शराब बंदी है। शराब नहीं मिलता? एकदम मिलता है। बिहार में तो शराब का स्थिति भगवान जैसा है ना। जैसे भगवान दिखते कहीं नहीं है सब जगह, वही स्थिति बिहार में शराब का है। दिखता कहीं नहीं है लेकिन है सब जगह। अब तो और सुविधा मिल गया, अब तो लोग को दुकानों पर न जाना पड़ता है, होम डिलीवरी। समझे? तो देखिए आपको ये जो गुटखा और पान मसाला है, ये क्या है या शराब क्या है? गुटखा, पान मसाला या शराब क्या है? नशीला पदार्थ है। और नशीले पदार्थ पर रोक लगाने को लेकर प्रावधान करता है अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 जब आप अनुच्छेद 47 को पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 47 कहता है कि मादक द्रव्य पर रोक, नशीले पदार्थ पर रोक। तो बिहार में शराबबंदी कानून का लागू किया जाना हो, या झारखंड में गुटखा पान मसाला को बैन किया जाना हो, ये सब काम अनुच्छेद 47 के तहत होता है। अनुच्छेद 47 के तहत हुआ है और होता है। पांचवा बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो कहां शुरू हुआ है? बाली। कहां शुरू हुआ है? बाली, इंडोनेशिया के बाली में। सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन के छठे संस्करण भारत और किस देश के बीच हुआ है? जापान। भारत और जापान। जैसे देखिए बाबू, बहुत सारा सैन्य अभ्यास है। जैसे धर्म गार्जियन जो है आपको भारत और जापान के बीच। फिर आपने सूर्य किरण को देखा था, सूर्य किरण जो है भारत और नेपाल। फिर इसके बाद जो है आपको खंजर अभ्यास, खंजर अभ्यास खंजर की अगर हम बात करें तो भारत और किर्गिस्तान के बीच। अभ्यास खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच। इसके बाद जो है आपको वरुण, अभ्यास वरुण, इसका आयोजन होता है भारत और फ्रांस। भारत और फ्रांस के बीच। भारत और फ्रांस के बीच। फिर इसके बाद जो है आपको सिलिनेक्स, सिलिनेक्स सिलिनेक्स की अगर हम बात करें तो यह भारत और श्रीलंका। भारत और ये सब सैन्य अभ्यास है जो अलग अलग देशों के साथ भारत करता है। और इससे होता क्या है जानते हैं? यानी इस संयुक्त सैन्य अभ्यास से होता यह है कि भारतीय सेना जो है अन्य सेनाओं से अवगत होता है, उसके बारे में जानता है। तो ये एक प्रकार से अच्छी पहल है। मतलब एक प्रकार से जो है बात करने से ही बात बनता है, बात नहीं करने से बात बिगड़ता है। समझ गए? वही चीज है एक प्रकार से आप कह सकते हैं। फरवरी 2025 में किस राज्य ने औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी है? इसको मंजूरी देने वाला राज्य कौन है? असम। असम है। असम। असम।
पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ है, राजस्थान के अजमेर में हुआ है, राजस्थान के अजमेर में हुआ है। और जानते हैं ट्रांसजेंडर सम्मेलन का जो आयोजन हुआ है, ट्रांसजेंडरों को समाज में एक नई सामाजिक पहचान, समाज में एक नई सामाजिक पहचान को लेकर इस प्रकार के सम्मेलन का आयोजन जो है आपको किया गया है। और ट्रांसजेंडरों को सामान्य तौर पर जो है दृष्टिकोण से देखा जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए, वो भी एक प्रकार के मानव ही है। तो एक मानव को जो सम्मान मिलता है, उसके साथ जो व्यवहार विचार होता है, वही ट्रांसजेंडरों के साथ भी होना चाहिए। ग्रीस का नया राष्ट्रपति किन्हें चुना गया है? कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस। दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन कहां होगा? उदयपुर, राजस्थान के उदयपुर में। द्वितीय समाधान नवाचार के किन्हें 2024 हुरून उपलब्धि पुरस्कार दिया गया? डॉक्टर राजपी नारायणम, राजपी नारायणम, राजपी नारायणम। आगे आ जाइए बाबू। किस राज्य ने वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जी सफल योजना शुरू की है? जी सफल योजना की शुरुआत जो है आपको गुजरात के द्वारा किया गया है। और इस योजना के तहत जो है ना, महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जानी है। गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत कहां खोला है? बेंगलुरु में खोला है, बेंगलुरु में। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त किन्हें बनाया गया है? ज्ञानेश कुमार। और आप सब लोग जानते हैं कि जो है निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय आयोग है, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार है और तथा 2 अन्य चुनाव आयुक्त में एक विवेक जोशी है और दूसरा सुखबीर सिंह संधू है। एक विवेक जोशी और दूसरा सुखबीर सिंह संधू। प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा कहां लगाया गया? फिलीपींस में, फिलीपींस में। फिलीपींस की राजधानी कहां? फिलीपींस यहां है, देखिए फिलीपींस की राजधानी कहां है? कहां है? अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां है? मनीला में है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ओडिशा के कटक में है। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ है? 8वां हिंद महासागर सम्मेलन जो है ओमान के मस्कट में आयोजित हुआ है। और इसमें भारत के तरफ से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पार्टिसिपेट किया था। एस जयशंकर ने पार्टिसिपेट किया था। विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन सम्मेलन वेब्स 2025 का आयोजन कहां हुआ है? मुंबई में, मुंबई में। किस देश में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म प्राप्त हुआ है? चीन में, चीन में। डिजिटल असिस्टेंट प्लेटफॉर्म मित्रा को किस संस्था ने जारी किया था? सेबी, सेबी ने। सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी कौन देश कर रहा है? भारत कर रहा है। कौन कर रहा है? भारत, भारत। ऑडियो स्टोरी प्लेटफॉर्म वेलवेट के सह संस्थापक बने हैं पंकज त्रिपाठी। आदि महोत्सव 2025 का आयोजन कहां किया गया है? आदि महोत्सव 2025 का आयोजन जो है आपको नई दिल्ली में हुआ है और इसका उद्घाटन जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। और इस महोत्सव का उद्देश्य क्या है जानते हैं? भारत के जनजातियों के सांस्कृतिक विरासत को दिखाना और उसके समृद्धि के लिए, उसके विकास के लिए सरकार के द्वारा पहल किया जाना, आदि महोत्सव का यही उद्देश्य है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी तो आदिवासी समुदाय से ही बिलोंग करती है। पुस्तक द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट्स के लेखक कौन है? अरुण शौरी। कौन है? अरुण शौरी। पुस्तक आई एम के लेखक कौन है? पुस्तक आई एम के लेखक अगर देखा जाए तो गोपीचंद हिंदुजा, गोपीचंद हिंदुजा, गोपीचंद हिंदुजा। तो यहां पर जो है कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक और उसका लेखक हम बता दे, लिखा दे, ऐसे सब्जेक्टिव नोट में है, ठीक है। लेकिन एक बार जो हम आपको बता देते हैं और लिखा देते हैं, काहे कि
करंट संदर्भ में जो महत्वपूर्ण पुस्तक होता है, यहां से जो है आपको प्रश्न आता है। तो सब्जेक्टिव में जो आपको सब्जेक्टिव नोट है, उस नोट में जो आपको कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक है उसको हम लिख देते हैं, बता देते हैं, याद कर लीजिएगा। एक तो जो अभी बताए हैं वो तो है ही, इसके अलावे जो है वाइल्ड फिक्शंस, वाइल्ड फिक्शंस एसेज, इसके रचयिता है अमिताभ घोष, इसके रचयिता है अमिताभ घोष। अमिताभ घोष जानते हैं, अमिताभ घोष जो है ये अंग्रेजी लेखक है और अंग्रेजी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला प्रथम व्यक्ति अमिताभ घोष ही है। इसके बाद आगे है आपको लिव वाइल यू आर एलाइव, लिव वाइल यू आर एलाइव, इसके रचयिता अगर देखा जाए तो इसके रचयिता है आपको शिव खेड़ा। शिव खेड़ा बहुत बड़ा मोटिवेटर है, ये इंटरनेशनल मोटिवेटर है। आगे है हु केयर्स विन, हु केयर्स विन्स, इसके रचयिता है वाईके जोशी, वाईके जोशी, वाईके जोशी, वाईके जोशी। फिर इसके बाद आगे है बाबू आपको हाउ इंडिया स्केल्ड, हाउ इंडिया स्केल्ड, स्केल्ड, इसके रचयिता अगर देखा जाए तो इसके रचयिता है आपको अमिताभ कांत, अमिताभ कांत, अमिताभ कांत, अमिताभ कांत। ये सब जो है कुछ प्रमुख पुस्तक है। फिर इसके बाद आगे है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट पावर फंक्शंस एंड प्रिविलेज, पार्लियामेंट पावर फंक्शंस एंड प्रिविलेज, प्रिविलेज, इसके रचयिता है आपको डॉक्टर के एस चौहान, डॉक्टर के एस चौहान। और इस पुस्तक का विमोचन किए थे जगदीप धनखड़। ये जो पार्लियामेंट पावर फंक्शन एंड प्रिविलेज है, इस पुस्तक का जो है विमोचन आपको जगदीप धनखड़ किए थे, जगदीप धनखड़। और ये जो है वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं, और जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का सभापति भी होता है। और उपराष्ट्रपति बनने से पहले जो है ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हुआ करते थे, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हुआ करते थे। तो ये भी कुछ पुस्तक है। इस पुस्तक के रचनाकार को जो है आपको याद रखना है, कभी काल यहां से प्रश्न आता है, समझ गए। और इसके अलावे अगर देखा जाए तो इसके अलावे जो है और भी बहुत सारा पुस्तक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना ही पुस्तक है। डेली पुस्तक लिखा जाता है, कोई ना कोई लिखबे करता है, बहुत लोग बैठारी है, समझे। इसके बाद द सर्किल ऑफ लाइफ, एक पुस्तक है आपको द सर्किल ऑफ लाइफ, द सर्किल ऑफ लाइफ। जो द सर्किल ऑफ लाइफ पुस्तक है, द सर्किल ऑफ लाइफ पुस्तक की रचयिता है सुधा मूर्ति, सुधा मूर्ति। और नारायण मूर्ति की पत्नी न है हो, हाँ। और सुधा मूर्ति जो है राज्यसभा की सदस्य भी है, राज्यसभा की सदस्य भी है। इसके बाद जो है आगे है आपको द न्यू आइकन सावरकर, सावरकर एंड द फैक्ट्स अरुण शौरी, ये तो बतेबे किए हैं, क्वेश्चन में है। फिर है आर्बिटल, आर्बिटल, आर्बिटल के रचयिता है सामंथा हार्वे, सामंथा हार्वे, सामंथा हार्वे है। फिर इसके बाद अगला पुस्तक है आपको लाइफ ऑन मार्स, लाइफ ऑन मार्स, लाइफ ऑन मार्स के रचयिता अगर देखा जाए तो लाइफ ऑन मार्स के रचयिता है नमिता गोखले,
नमिता गोखले, नमिता गोखले, नमिता गोखले। फिर इसके बाद जो है अगला पुस्तक है हार्ट्स एंड हीरोज। ये कल के सेशन में हम आपको बताए थे कुलभूषण कुमार, कल के सेशन में हम आपको बताए थे कुलभूषण कुमार। इसके बाद जो है और भी पुस्तक है, तो जो और भी पुस्तक है उस पुस्तक को भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। आगे है आपको एक पुस्तक दिया सलाई, आगे एक पुस्तक है आपको दिया सलाई। जो दिया सलाई पुस्तक है ना, ये जो है आपको कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा है, कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा है दिया सलाई। और जो आपको कैलाश सत्यार्थी है इन्हें 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था मलाला यूसुफजाई के साथ। और जो कैलाश सत्यार्थी है इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन चलाया, बचपन बचाओ आंदोलन, बचपन बचाओ आंदोलन के प्रणेता कैलाश सत्यार्थी ही है। इसके बाद आगे अगर देखा जाए तो वॉइस फॉर द वायलेंस, वॉइस फॉर द वायसेल्स, इसके रचयिता है ढलाई लामा, ढलाई लामा, ढलाई लामा। फिर इसके बाद जो है आगे है थैंक यू फॉर लिविंग, थैंक यू फॉर लिविंग, थैंक यू फॉर लिविंग। ये जो पुस्तक है इस पुस्तक के रचयिता है आपको ऋत्विक सिंह, ऋत्विक सिंह, ऋत्विक सिंह, ऋत्विक सिंह। इसके बाद जो है आगे है आपको लियो द अनटोल्ड स्टोरी, लियो द अनटोल्ड स्टोरी, अनटोल्ड स्टोरी। इसके रचयिता अगर देखा जाए तो इसके रचयिता है आपको पीएस रमन, पीएस रमन, पीएस रमन, पीएस रमन। इसके बाद आगे है आपको द कंटोमेंट कॉन्स्पिरेसी, द कंटोमेंट कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी। इसके रचयिता अगर देखा जाए तो इसके रचयिता है मिलिट्री थ्रिलर और मनोज नरमाने, मनोज नरमाने, मनोज नरमाने है, समझ गए। तो ये सब कुछ प्रमुख पुस्तक है, जनवरी फरवरी मार्च के कुछ प्रमुख पुस्तक से हम आपको अवगत करवा दिए। फिर अप्रैल मई जून के कुछ प्रमुख पुस्तक से भी जो है आपको अवगत करवा देंगे। पुस्तक में इतना ही रहने दीजिए, एक दिन में ज्यादा जान लीजिएगा तो फिर दिक्कतें है, भारी दिक्कत है, ना दिक्कत। ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है, ज्यादा पढ़ने पे दिक्कत हो जाता है, नहीं होता है। चलिए आगे आइए, लिख लिए, हाँ आगे आइए ना। उत्कृष्ट धातु ढलाई कलाकृति डोकरा का संबंध किस राज्य से है? इसका संबंध अगर देखा जाए तो इसका संबंध जो है आपको छत्तीसगढ़ से है। जानते हैं बाबू, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रा को एक जो है उपहार स्वरूप एक आप कहिए कलाकृति दिया है जिसका नाम ढोकरा है, समझ गए। और इसका संबंध जनजातीय समूह से है, आदिवासी से है, जनजातीय समूह से है, आदिवासी से है। तो छत्तीसगढ़ सब में भारी मात्रा में आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं। कलाकृति डोकरा का संबंध जनजातीय समूह से है। आगे है लेसेंट की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 3 दशकों में वैश्विक आत्महत्या दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? 40%, 40%। और भारत में भी जो है आत्महत्या में 30% की कमी आई है। टाइम पत्रिका ने किन्हें 2025 की
वुमेन ऑफ द ईयर के रूप में चुना है पूर्णिमा देवी बर्मन, पूर्णिमा देवी बर्मन, पूर्णिमा देवी बर्मन। और ये असम की है, असम की है। और सारस समझते हैं, सारस पक्षी, सारस पक्षी को संरक्षण प्रदान करने को लेकर जो है असम की रहने वाली पूर्णिमा देवी बर्मन जो है काम करती है। और इसी वजह से टाइम पत्रिका ने उन्हें 2025 का वुमेन ऑफ द ईयर घोषित किया है। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में भारत में शीर्ष पर रहा है। यानी सबसे ज्यादा प्रजाति का पक्षी कहां पाया जाता? पश्चिम बंगाल। कहां? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। फोर्ब्स बिलियनियर सूची 2024 में दुनिया की सबसे अमीर महिला है एलिस वाल्टन, वॉलमार्ट से संबंधित है। फरवरी 2025 में किस भारतीय को ब्रिटेन ने मानद नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया है? ब्रिटेन ने मानद नाइटहुड की उपाधि से फरवरी 2025 में सुनील भारती मित्तल को सम्मानित किया, सुनील भारती मित्तल को। देखिए, इन्हें जो मानद नाइटहुड की उपाधि दिया गया है, भारत और ब्रिटेन के बीच संबंध को मजबूत बनाने में इनके योगदान को लेकर जो है इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। वर्ष 2024 में सबसे ज्यादा आईपीओ द्वारा फंड जुटाने में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? भारत। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 19वीं किस्त को पीएम नरेंद्र मोदी ने कहां से जारी किया है? बिहार से जारी किए थे। आप सब लोग जानते हैं ये जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, इसकी घोषणा 1 फरवरी 2019 को हुआ था। बजट पेश करते हुए इसकी घोषणा हुई थी, लेकिन इसको लागू 3 माह पहले से किया गया। इसको लागू जो है 1 दिसंबर 2018 से किया गया। और इस योजना के तहत जो है प्रति वर्ष किसानों को 6,000 रुपया दिया जाता है। और प्रति वर्ष किसानों को 6,000 रुपया जो दिया जाता है, एक बार में ही फंड नहीं ट्रांसफर कर दिया जाता है, बल्कि 3 किस्त में किसान के अकाउंट में पैसा जाता है। पहला किस्त 2,000, दूसरा किस्त 2,000, तीसरा किस्त 2,000, बात खत्म। और जानते हैं, आपको जो खाता उता मोदी जी खुलवाए थे, इसी सब के वजह से तो खाता उता खुलवाए थे। तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन कहां किया गया है? सागर कवच का आयोजन पश्चिम बंगाल में हुआ है, पश्चिम बंगाल। 100वें स्कॉच सम्मेलन में किस राज्य की वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? नागालैंड। मूडीज ने वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के जीडीपी के वृद्धि दर का कितना अनुमान लगाया है? 6.4%। और आपको आरबीआई और वर्ल्ड बैंक, आरबीआई और वर्ल्ड बैंक की अगर हम बात करें तो उसके अनुसार जो है 2025-26 में भारत का जीडीपी वृद्धि दर होगा 6.7%। और अगर आईएमएफ की बात करें, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करें, तो उसके अनुसार जो है वर्ष 2025-26 में भारत के जीडीपी का वृद्धि दर होगा 6.5%। और अगर आर्थिक सर्वेक्षण, भारत के आर्थिक सर्वेक्षण की बात करें, तो भारत के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जो है 2025-26 में भारत के जीडीपी का वृद्धि दर होगा 6.3% से 6.8%, 6.3% से 6.8%। कौन सा देश स्पेस एजेंसी चंद्र मिशन एथेना लॉन्च करेगी? अमेरिका, अमेरिका लॉन्च करेगी, अमेरिका। स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप कॉन्क्लेव के पहला संस्करण का उद्घाटन कहां किया गया है? इसका आयोजन अगर देखा जाए तो इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में हुआ है, और नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ है, भारत मंडपम में हुआ है। और इसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा।
किस राज्य ने झुमोईर विनंदनी कार्यक्रम आयोजित की है? देखिए, आपको झुमोईर विनंदनी कार्यक्रम कौन शुरू किया है? असम शुरू किया है। देखिए, असम में चाय उद्योग को स्थापित हुए 200 वर्ष हो गया है। असम में चाय उद्योग को स्थापित हुए जो 200 वर्ष हुआ है, उसी के उपलक्ष्य में असम के द्वारा झुमोईर विनंदनी कार्यक्रम शुरू किया गया है। सेनाभ्यास जल थल रक्षा 2025 का आयोजन बेट द्वारिका राजस्थान में किया गया। इसमें शामिल बल है भारतीय सेना और एनएसजी, भारतीय तटरक्षक बल और मरीन पुलिस, वन विभाग, समुद्री बोर्ड, गुजरात ऊर्जा विभाग, उपरोक्त सब शामिल हुआ था इसमें। समझ गए? इसमें जो है बाबू आपको सब शामिल हुआ था। ऑर्गेन डोनर अंगदाताओं के उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए कौन सा प्रदेश राजकीय सम्मान से सम्मानित करेगा? पुडुचेरी। किस राज्य ने सरकारी स्कूली बच्चों के लिए दुर्घटना बीमा योजना शुरू की है? राजस्थान शुरू किया, राजस्थान। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां किया जाएगा? इसका आयोजन जो है इथियोपिया के आदिस अबाबा में होना है। इथियोपिया के आदिस अबाबा में, इथियोपिया का राजधानी नगर भी है। वैज्ञानिकों ने क्यूबिक किलोमीटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप वेधशाला का उपयोग करके किस सागर में न्यूट्रिनो की खोज की है? भूमध्य सागर में। और भूमध्य सागर की अगर आप बात करेंगे तो भूमध्य सागर कहां है जी? ये है भूमध्य सागर जी। भूमध्य सागर यही है। यूरोप अफ्रीका के बीच में यही भूमध्य सागर है। मैसाचुसेट्स की गवर्नर मोरा हिली ने किन्हें गवर्नर प्रशस्ति पत्र दिया है? नीता अंबानी को दिया है। किसे दिया है? नीता अंबानी। केंद्र सरकार ने किस कक्षा के पाठ्यक्रम में प्रारंभिक जीवन रक्षक प्रशिक्षण शामिल करने का निर्णय लिया है? 9वीं। फरवरी 2025 में जैव विविधता पर कन्वेंशन के लिए कॉप 16 का आयोजन कहां हुआ? कॉप 16 का आयोजन जो है रोम में हुआ, रोम में। जैविक तरीकों का उपयोग करके बायोपॉलीमर का उत्पादन हेतु भारत का पहला बायोपॉलीमर प्लांट कहां शुरू किया गया? लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में। सेपक टकरा वर्ल्ड कप 2025 के लोगो एवं शुभंकर का अनावरण किसने किया है? देखिए, ये जो सेपक टकरा है ना, मलेशिया का खेल है और इसका आयोजन हाल में बिहार के पटना में हुआ है। इधर कंकरबाग में जो पाटलिपुत्रा कॉम्प्लेक्स है वहां पे हुआ है। समझ गए? और बिहार के पटना में हुआ है तो बिहार के मुख्यमंत्री ही उद्घाटन किए होंगे। नीतीश जी उद्घाटन किए थे, नीतीश कुमार। 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहां किया गया है? इसका आयोजन हुआ है महाराष्ट्र के पुणे में। किस राज्य ने अपना पहला ग्रीन बजट पेश किया है? राजस्थान। किस राज्य सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना शुरू किया है? गवाह सुरक्षा योजना जो है हरियाणा ने शुरू किया है। देखिए, होता क्या है कि अगर मान लिया जाए कोई कांड उंड होता है, उसको अगर कोई देखता है तो जब मामला कोर्ट में जाता है तो गवाही सब होता है और गवाह जो है अपराधी के टारगेट पर रहता है। गवाह को तथा जिसके साथ कांड हुआ है उन दोनों को सुरक्षा प्रदान करने को लेकर, यानी गवाह सुरक्षित रहे और जिसके साथ गलत हुआ है वो भी सुरक्षित रहे, उन दोनों को सुरक्षा प्रदान करने को लेकर जो है गवाह सुरक्षा योजना की शुरुआत जो है आपको हरियाणा की राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? विश्वा राजकुमार ने जीता है। किस हवाई अड्डा ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार का अवार्ड हासिल किया है? सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार
का अवार्ड हासिल किया है मोपा एयरपोर्ट, और मोपा एयरपोर्ट गोवा में है। मोपा एयरपोर्ट जो है आपको कहां है? गोवा में, गोवा में है। अच्छा एक बात बताइए, बताइए फटाफट, गुरु रामदास अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है? पंजाब में। कहां है? इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है? कहां है? नई दिल्ली में। इसके बाद आगे बताइएगा आप हमको, चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। चलिए इसके बाद आगे बताइएगा, जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है? बिहार में है। हाँ बिहार में है। इसके बाद आगे बताइएगा, सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है? कोलकाता में है, कोलकाता में। गोपीनाथ बारदोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है? असम में है। इसके बाद आगे बताइएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है? महाराष्ट्र के नागपुर, महाराष्ट्र के। इसके बाद आगे बताइए, अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है? इंदौर। कहां है? इंदौर में, इंदौर में है। याद रखिएगा, पूछा जाता है। बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर के 23वें संस्करण में किन्हें सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? समीर कनेडिया। फरवरी 2025 में ओपेक प्लस देशों में शामिल होने वाला देश बना है। देखिए ओपेक प्लस, ओपेक, ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी पेट्रोलियम निर्यातक समूहों वाला देश। ओपेक के अंतर्गत जो भी कंट्री आता है ना, ओपेक में 13 कंट्री आता है, और ओपेक की स्थापना 1960 में हुई है। इसका मुख्यालय वियना में है, ऑस्ट्रिया के वियना में है, और सबसे ज्यादा पेट्रोलियम पदार्थों का निर्यात जो है ओपेक के सदस्य राष्ट्रों के द्वारा ही किया जाता है। और ओपेक प्लस देशों में शामिल होने वाला देश बना है ब्राजील। कौन बना है? ब्राजील, ब्राजील बना है, ब्राजील। अंतरराष्ट्रीय समुद्री नेविगेशन सहायता संगठन का उपाध्यक्ष किन्हें चुना गया है? भारत को चुना गया, भारत। डिजिटल लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश कौन बना है? डिजिटल लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश बना है भारत। किस देश के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र बनाया है? देखिए भारत का जो चंद्रयान गया है दक्षिणी ध्रुव पर न गया है, तो भारत ने होगा उत्तर, भारत होगा। कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था। एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता 2025 की मेजबानी करेगा आईआईटी मद्रास। किस राज्य ने सत्र 2025-26 से अपने विद्यालयों में तेलुगु भाषा को अनिवार्य कर दिया गया था? तेलंगाना। और जानते हैं बाबू, तेलुगु भाषा के लिए ही एक राज्य आंध्र प्रदेश बनना चाहिए, इसको लेकर पौटली श्रीरामुलु आमरण अनशन पर बैठे थे, और 56 दिन के आमरण अनशन के बाद मर गए, समझ गए। और फिर तेलुगु भाषी लोगों के लिए ही आंध्र प्रदेश बना था, और आंध्र प्रदेश का विभाजन होकर ही 2 जून 2014 को तेलंगाना बना है। तो आंध्र प्रदेश के साथ साथ तेलंगाना में भी जो है तेलुगु भाषा का बड़ी महत्व है, और आंध्र प्रदेश स्वतंत्र भारत में जो है भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य है। ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए प्रगति पथ योजना किस राज्य ने शुरू किया है? प्रगति पथ योजना जो है कर्नाटक ने शुरू किया है। किसने शुरू किया है? कर्नाटक।
इतना योजना सब है ना, आदमी कंफ्यूज हो जाएगा। कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति कहां आयोजित किया गया है? इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। किसने 14वां एशियाई स्नूकर चैंपियन 2025 का खिताब जीता है? यह खिताब जीता है पंकज आडवाणी। किस देश ने चीन के साथ $8 बिलियन मूल्य के रेल संपर्क को मंजूरी दी है? वियतनाम ने। महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? यह आयोजन हुआ है कहां हो? नई दिल्ली में। माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, यह किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया। और अच्छा एक बात बताइए, सर्वाधिक द्वीपों वाला देश, विश्व में सर्वाधिक द्वीपों वाला देश इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड ना। ग्रीनलैंड पर कौन देश का अधिकार है? डेनमार्क का। किसका? डेनमार्क का अधिकार है। और इसके बाद आगे जो है भारत में भी अनेकों द्वीप है, समझ गए। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह तो एक द्वीप समूह ही है, लक्षद्वीप है, फिर माजुली द्वीप है, अनेकों द्वीप है, विलवर द्वीप है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी। कल ने बताए थे वो। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरम का कार्यकाल बढ़ाया गया मार्च 2027 तक। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के निदेशक किन्हें नियुक्त किया गया? काश पटेल। ये भारतीय मूल का है, ये भारतीय मूल का है, ठीक है। मतलब इसका ओरिजिन भारत से रहा है, लेकिन वर्तमान में ये अमेरिका का नागरिक है, समझ गए। भारतीय मूल का है ये। पुस्तक लाइफ ऑफ मार्स कलेक्टेड स्टोरी के लेखक कौन है? नमिता गोखले। नमिता गोखले। भारत के चुनाव आयुक्त के पद पर फरवरी 2025 में किन्हें नियुक्त किया गया था? विवेक जोशी। विवेक जोशी। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? 24 फरवरी। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन बना है? विराट कोहली बना है। विराट कोहली। विराट कोहली। भारत के लिए सबसे तेज 200 क्रिकेट विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बने? मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी। चलिए इतना ही रहने दीजिए अब, ठीक है। कल मिलेंगे अब शाम में 7:30 बजे, और परसों के टाइमिंग में चेंजिंग होगा। परसों सोच रहे हैं शनिवार को 5 बजे से करवाएं। और सुनिए 1 मिनट, शनिवार को जो है 5 बजे से करवाएंगे, और रविवार से जो है रविवार को हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के 300 क्वेश्चन का डिस्कशन करवाएंगे, जो बिहार पुलिस वालों के लिए महत्वपूर्ण होगा, समझे। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी का 300 क्वेश्चन रविवार को शाम में 7:30 बजे से करवाएंगे। रविवार को शाम में 7:30 बजे से करवाएंगे, या 8 बजे से, सॉरी 8 बजे से करवाएंगे, सॉरी 8 बजे से, 8 बजे से, 8 बजे से, 8 बजे से यूट्यूब चैनल पे करवाएंगे। और आप लोग आना चाहे तो आ सकते हैं, लेकिन वो 300 क्वेश्चन में हो सकता है पूरा रातों हम ले लें, ये हो सकता है। और उस 300 क्वेश्चन में जो है ना, पूरा हिस्ट्री, पूरा पॉलिटी, पूरा ज्योग्राफी, अब उतना तो नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी मेजर पार्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। आ जाइएगा, हमको कोई दिक्कत थोड़े, आ जाइएगा, ठीक है। और टेलीग्राम सबको देखते रहिएगा, टाइमिंग में इधर उधर हो सकता है, और डेली क्लास करते रहिए। चलिए, हाँ यही तो सब लोग अपना अपना समय दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में, यानी कल 7:30 बजे। और रिवीजन करते हैं ना, वो घर पे जाके एक बार देखिए, तभी फायदा है, नहीं देखिएगा तो कोई फायदा ना है।